स्पेस टेक्नोलॉजी पर हम एक क्लास कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम कुछ और मुद्दों को इसमें देखेंगे, कुछ और टॉपिक्स को देखेंगे। देखो उनमें सबसे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और है वो एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, मतलब ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। देखो अभी एक रिसेंटली एक रिसर्च हुई है जिसमें पता लगा है कि ब्रह्मांड का विस्तार जिस स्पीड से हम मान रहे थे उससे ज्यादा स्पीड से हो रहा है। जो हम पहले मान रहे थे कि मान लो कि ये 10 किलोमीटर की दर से पर सेकंड फैल रहा है, अब माना जा रहा है कि उससे ज्यादा स्पीड से ये फैल रहा है। उसकी रेट निकाली गई है कि कितनी रेट से वो फैल रहा है, उसके बारे में बताया गया। लेकिन ये माना जा रहा है कि जिस स्पीड से हम अनुमान कर रहे थे उससे ज्यादा स्पीड से वो फैल रहा है। तो हमें देखना होगा कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन है क्या, इससे संबंधित बिग बैंग थ्योरी क्या है, और डार्क एनर्जी क्या है, डार्क मैटर क्या है, ऑर्डिनरी मैटर क्या है, इन सब पर हमें देखना होगा। तो अगर हम बात करें कि यहां पर एक डेटा को कलेक्ट किया गया था इस डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से। यहां पर एक उपकरण का नाम लिया गया, देखो, द डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट। इसके माध्यम से जो डेटा कलेक्ट किया गया उससे यूनिवर्स के एक्सपेंशन के बारे में बहुत ही सटीक आंकड़ा प्राप्त हुआ है। और बताया गया है कि इसकी जो रेट है एक्सपेंशन की वो क्या है, 68.5 किलोमीटर पर सेकेंड पर मेगा पार्सक। ये स्पेस में जो दूरियां हैं उनको नापने के लिए मेगा पार्सक पार्सक यूनिट का यूज किया जाता है। किस रेट से हो रहा है, 68.5 किलोमीटर पर सेकेंड पर मेगा पार्सक से। आपको याद नहीं करना है, बस इतना याद रखना है कि काफी उसकी जो अनुमान पहले था उसकी तुलना में ये रेट थोड़ी ज्यादा है। लेकिन हो क्या रहा है, देखो बिग बैंग हमें देखना होगा। देखो बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है, बैंग थ्योरी कहती है कि जितना भी ब्रह्मांड में अब तक का जो पदार्थ है, जितने भी हमें पिंड नजर आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स नजर आ रहे हैं, वो सब पहले एक ही जगह पर थे। अर्थात उसको इन्होंने सिंगुलरिटी कहा। एक विलक्षण था कि जहां पर संपूर्ण ब्रह्मांड का मास एक ही जगह पर केंद्रित था, उसका द्रव्यमान अनंत था, उसका घनत्व अनंत था, टेम्परेचर उसका अनंत था। और फिर इसमें एकदम से विस्फोट होता है, और जब विस्फोट हुआ तो वो फिर फैलने लगा, और तब से ब्रह्मांड फैलता जा रहा है। तो समय हो गया है 13.8 बिलियन वर्ष। अर्थात 13.8 बिलियन वर्ष पूर्व बिग बैंग हुआ था, ये विस्फोट हुआ था। और विस्फोट के बाद से ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है और उसका टेम्परेचर लगातार कम हो रहा है, ये कहता है बिग बैंग। और देखो हो क्या रहा है कि उसकी रेट को अलग अलग क्या कर रहे हैं, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग मेथड से मापा जाता है, और उनमें कुछ कुछ अंतर आता रहता है। और अलग अलग विधियों से नापने में जो अंतर आ रहा है इस रेट को, उसे बोलते हैं हबल टेंशन। अर्थात एक विधि से नापा तो रेट कुछ आई, दूसरी विधि से मापा तो रेट कुछ आई, तो इसको बोला जाता है हबल टेंशन। तो उसको भी हमें देखना है। देखो यहां पर लिखा होगा, ये रहा हबल टेंशन। हबल टेंशन का अर्थ है रेफर टू द डिस्क्रिपेंसी दैट टू इक्वली वैलिड मेथड टू मेजर हाउ फास्ट द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। मतलब कितनी तेजी से यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। दो विधियां उसमें क्या करती हैं, उसको नापती हैं, और दोनों में जो अंतर आता है उसे कहते हैं हब्बल टेंशन। और ये हो क्यों रहा है, क्योंकि उसको नापने के अलग अलग मेथड से लोग यूज कर रहे हैं। लेकिन बिग बैंग तो मैंने आपको बताया कि अगर मैं इसको इस तरह से समझाऊं कि मान लो कि यूनिवर्स में प्रारंभ में इस तरह का एक छोटा सा पॉइंट था जिसे हमने क्या बोला, सिंगुलरिटी बोला। इसका टेम्परेचर जो है वो अनंत है, इसका डेंसिटी है वो अनंत है, इसका मास है वो भी अनंत है, और इसमें एकदम से विस्फोट होता है। और उसके बाद से धीरे धीरे सभी तरह के जो पार्टिकल्स हैं, आपने क्वार्क कण सुना होगा, इलेक्ट्रॉन सुना होगा, प्रोटॉन सुना होगा, वो बने। फिर धीरे धीरे हाइड्रोजन बना, फिर हीलियम बना, फिर उनके मिलने से स्टार्स, गैलेक्सीज बने, फिर ग्रहों का निर्माण हुआ। वो सब बाद में हुआ। सबसे पहले जितना भी यूनिवर्स में जो द्रव्यमान है वो सब एक ही जगह पर केंद्रित था, जितने भी फोर्सेस थे वो सब यहीं थे, इसीलिए इसको सिंगुलरिटी कहा गया। और फिर इसमें एक्सपेंशन होता है इस तरह से, और ये फिर इस तरह से ब्रह्मांड उसके बाद से यूं लगातार ऐसे फैलता जा रहा है, इस तरह से फैलता जा रहा है। तो इसमें विस्फोट से इस घटना को बोला गया बिग बैंग। इसमें जो विस्फोट हुआ उस घटना को बोलते हैं बिग बैंग। और तब से लगातार ब्रह्मांड ऐसे फैलता चला, और इसका टेम्परेचर लगातार कम होता रहा। तो ये है आपका बिग बैंग। अब इसको लेकर एक और मत है जिसका नाम यहां पर मैं आपको थ्योरी बता रहा हूं, ये रहा लैम्डा सीडीएम थ्योरी, कोल्ड डार्क मैटर मॉडल। ये भी कहता है कि ब्रह्मांड का एक्सपेंशन हो रहा है।
और ये कह रहा है कि इसका जो ब्रह्मांड के एक्सपेंशन का जो कारण है वो दो तरह की चीजों के आपसी इंटरेक्शन से हो रहा है। देखो आपने सुना होगा डार्क मैटर के बारे में, और एक होती है डार्क एनर्जी, डार्क एनर्जी, और तीसरा होता है ऑर्डिनरी मैटर जो हमें दिखाई देता है। देखो जो आपको ग्रहों के रूप में, उल्का पिंडों के रूप में, आपको कॉमेट्स के रूप में, ये सब जो एस्टेरॉइड, ये जितना भी आपको जो हमें दिखाई दे रहा है वो सब हमारा क्या है, ऑर्डिनरी मैटर है। स्टार्स हुए, ये जितने भी हमें दिख रहे हैं ये ऑर्डिनरी मैटर है। लेकिन बहुत बड़ा भाग ऐसा है जो हमें दिखाई नहीं देता, उसे बोलते हैं डार्क मैटर। और एक बहुत एनर्जी है, डार्क एनर्जी भी है, जो भी हमें दिखाई नहीं देती है। अगर हम इस डार्क मैटर की बात करें तो ये लगभग 27% के आसपास है, और ये डार्क एनर्जी है लगभग 68% के आसपास है। और जो हमें दिखाई दे रहा है विजिबल मैटर वो 4 से लेकर 5%। जो हमें स्टार्स दिखाई दे रहे हैं, जो हमें ग्रह दिखाई दे रहे हैं, एस्टेरॉइड दिख रहे हैं, कॉमेट्स दिख रहे हैं, वो कितना मिलाते हैं, सिर्फ 4 से लेकर 5% ही बनाते हैं। और बाकी जो डार्क मैटर है वो कितना है, 27%। अब कहोगे सर ये तो दिखाई नहीं देता, तो इसका पता कैसे लगता है? इसका पता लगने का एक मेथड मैंने आपको बताया था, ग्रेविटेशनल लेंसिंग। देखो वैज्ञानिकों ने क्या देखा, अभी मैं इसको भी समझाता हूं। देखो वैज्ञानिकों ने क्या देखा, हमने देखा था यहां पर कि एक बीच में ऐसे गैलेक्सी थी यूं, ये मान लो एक गैलेक्सी है यूं, और यहां पर कोई एक डिस्टेंस स्टार था, और यहां पर हमारी अर्थ थी, और यहां पर हम है ऑब्जर्व कर रहे थे। जब यहां से रेज आई और यहां से वो बैंड होके हमारी तरफ आई थी, इस तरह से यूं और इस तरह, इसे हमने कहा था ग्रेविटेशनल लेंसिंग। कि इस गैलेक्सी ने इस लाइट्स को बेंड कर दिया लेंस की तरह हमारी तरफ, और हमें ये स्टार दिखाई देने लग जाता था। और ये स्टार हमें यहाँ दिखाई देता था इस जगह पर, या हमें इस जगह पर इस तरह से दिखाई देता था, कई सारी उसकी इमेज, हमने बोला था ग्रेविटेशनल लेंसिंग। लेकिन वैज्ञानिकों ने देखा कि जितना इस गैलेक्सी का मास है उससे कई गुना ज्यादा इसकी बेंडिंग हो रही है। अर्थात मैं कहूं जितना इसका जो वेट था, जितना इसके पास द्रव्यमान है, उसके हिसाब से ये बेंडिंग कम होनी चाहिए, लेकिन इसकी बेंडिंग क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। और बेंडिंग हो क्यों रही है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, क्योंकि इस मास का एक गुरुत्वाकर्षण बल है। अब इस गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ये जो लाइट बेंड हो रही थी वो ज्यादा हो रही है। इसका द्रव्यमान, इस गैलेक्सी का द्रव्यमान कम है और बेंडिंग ज्यादा है, इट मींस इसका द्रव्यमान ज्यादा है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अर्थात जो हमें दिख रहा है ये बहुत कम मैटर है जो हमें दिखाई दे रहा है, इसके अलावा भी यहां पर बहुत बड़ा मैटर है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, उसे ही बोला डार्क मैटर। वो हमें दिखाई नहीं दे रहा लेकिन अनुभव हो रहा है, क्योंकि वो इस लाइट को बहुत ज्यादा बेंड कर दे रहा है। तो इसी से खोज हुई है डार्क मैटर की। इन सब प्रमाणों से पता लगता है कि डार्क मैटर भी है। डायरेक्ट हमें दिखाई नहीं वो देता, क्योंकि हमें जो दिखाई दे रहा है वो ऑर्डिनरी मैटर है सारा का सारा। तो ये देखो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये डार्क मैटर आपको समझ में आया, ऑर्डिनरी मैटर भी आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं डार्क एनर्जी की, जो हमें दिखाई नहीं देती। इस डार्क एनर्जी की वजह से वो कह रहे हैं कि इसकी वजह से होता है एक्सपेंशन। जो ब्रह्मांड फैल रहा है वो कह रहा है कि वो हो रहा है डार्क एनर्जी की वजह से। और इसको जो बांधे हुए है, इसकी रेट को जो कम कर रहा है वो है डार्क मैटर और ऑर्डिनरी मैटर। देखो डार्क मैटर अगर मैं कहूं, यहां पर डार्क मैटर है और ऑर्डिनरी मैटर है, इनका गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये बांधे हुए हैं पूरे के पूरे यूनिवर्स को। ये उसको क्या कर रहे हैं, इसको एक्सपेंशन नहीं होने दे रहे हैं, ये विरोध कर रहे हैं एक्सपेंशन का। और जबकि जो डार्क एनर्जी है उसकी वजह से एक्सपेंशन हो रहा है। तो ये थ्योरी ये कहती है कि ये दोनों जो है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये इसको ब्रह्मांड को विस्तारित होने से रोकते हैं, और जबकि जो डार्क एनर्जी है वो उसको विस्तारित कर रही है। और यहां पर देखो डार्क एनर्जी कितना है, 68% है, इसलिए इसका विस्तार होता जा रहा है। तो ये दो थ्योरीज हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। एक तो कौन सी, बिग बैंग मॉडल, जो कह रहा है कि ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ और उसके बाद से ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है। और दूसरा आपको ध्यान में रखना है ये लैम्डा सीडीएम मॉडल, जो कह रहा है कि डार्क एनर्जी की वजह से एक्सपेंशन होता है, जबकि डार्क मैटर और ऑर्डिनरी मैटर है वो इस यूनिवर्स को बांधे रखते हैं, उसको एक दूसरे के पास लाते हैं। तो ये दो आपको इसमें ध्यान में रखने हैं। और ये आपको बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से ये जो एक्सपेंशन की जो रेट है उसे मापा गया था।
और जो सामान्य जो रूप से माना जाता है कि इस दर से फैल रहा है उससे थोड़ी ज्यादा है। बस इतना ध्यान में ये आपको, और ये DESI है कहाँ लोकेटेड है, यूएसए में, ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि ये है कहाँ पर। कंसेप्ट हमने समझ लिया, बाकी सारे तो फैक्ट हैं। कहाँ पर है ये, यूएसए में है। और करता क्या, मेजर द इफेक्ट ऑफ डार्क एनर्जी ऑन द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। देखो ये कह रहा है कि ये डार्क एनर्जी के यूनिवर्स के एक्सपेंशन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको ये मापता है। देखो इसका नाम भी यही है ना, डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट। क्या करता है, ये डार्क एनर्जी को मेजर करता है कि ये किस तरह से ब्रह्मांड के एक्सपेंशन में योगदान कर रहे। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़े। इसके बाद एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है कि हब्बल कांस्टेंट क्या होता है। देखो जो ब्रह्मांड का जो एक्सपेंशन हो रहा है उसको नापने के लिए इसका यूज किया जाता है। देखो एडविन हबल ने फर्स्ट मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द यूनिवर्स एक्सपेंशन के बारे में बताया था। मैथमेटिकली उन्हें एक फॉर्मूला दिया और बताया कि किस रेट से ये एक्सपेंशन हो रहा है, और उसे कहा जाता है इस तरह से, ये एक फॉर्मूला है उसका। देखो v का मतलब होता है कि दूर हटने की वेलोसिटी, ये एक्सपेंशन किस रेट से हो रहा है। अभी हमने जो पढ़ा था, देखो यहाँ पर ये रेट ही तो पढ़ा था, किस रेट से हो रहा है। यहाँ पर देखो ये रहा कि 68.5 किलोमीटर पर सेकेंड पर मेगा पार्सक की दर से वो दूर हट रहे हैं। तो वो जो वेलोसिटी है वो ये रही वेलोसिटी, इस दर से गैलेक्सी एक दूसरे जा रही हैं। और ध्यान में रखना कि किसकी दूरी को नापता है, किस रेट से गैलेक्सी एक दूसरे से दूर हट रही हैं। तो ये बड़े ऑब्जेक्ट पे काम करता है, ना कि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर काम करेगा, सोलर सिस्टम में काम नहीं करेगा। तो ये वेलोसिटी को बताता है कि किस रेट से यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो रहा है। और ये जो H0 है इसे बोलते हैं हब्बल कांस्टेंट, ये है हब्बल कांस्टेंट। और ये है बीच की दूरी, ये क्या है, गैलेक्सीज के बीच की दूरी। अब देखो क्या है, इसका अर्थ क्या हुआ कि मान लो कि ये दो गैलेक्सीज हैं, इनके बीच की दूरी ये है, और इनके दूर हटने की वेलोसिटी होगी v1। मान लो ये दो गैलेक्सीज हैं, इनके बीच की दूरी ये है v1, सॉरी d1, इसको करते हैं d1। और अब अगर मान लो इनके बीच की दूरी बढ़ गई है, ये इसके बीच की डिस्टेंस होगी d2। अब देखो इनके बीच की दूरी बढ़ चुकी है। तो अगर देखो यहां पर क्या लिखा है, अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी। अर्थात यहां पर जो दूर हटने की वेलोसिटी है और यहां पर जो दूर हटने की वेलोसिटी है, तो देखो यहां पर d1 है तो ये v1 है, यहां पर दूरी d2 है तो यहां पर वेलोसिटी कितनी है, v2। और देखो इस फॉर्मूले से अगर मैं देखूं तो यहां पर दूर हटने की v2 v1 से ज्यादा होगी। अर्थात ये जो गैलेक्सीज हैं ये ज्यादा वेलोसिटी से एक दूसरे से हटेंगे। अर्थात कुल मिला के कहना क्या कि जैसे जैसे गैलेक्सीज के बीच की दूरी बढ़ती है तो उनके दूर हटने की रेट भी बढ़ती जाती है, वो ज्यादा तेज गति से एक दूसरे से दूर हटती है। यही हब्बल कांस्टेंट बताता है। डन है? तो ये हब्बल ने एक मैथमेटिकली फॉर्मूला डिराइव किया था, इसका फॉर्मूला v इक्वल टू H0। H का मतलब हब्बल कांस्टेंट, D का मतलब गैलेक्सीज के बीच की डिस्टेंस, और V का मतलब दूर हटने की जो उनकी वेलोसिटी की रेट है वो। तो ये ध्यान में रखना है। और वो पता कैसे लगाता है, देखो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो दो चीजें हैं, एक है CMBR और दूसरा है रेड शिफ्टिंग। और रेड शिफ्टिंग, इन सबसे पता चलता है कि ब्रह्मांड का एक्सपेंशन हो रहा है या नहीं हो रहा। देखो कैसे पता चलेगा, देखो यहां पर भी लिखा हुआ है, इसमें भी बताया हुआ है। देखो देखो हब्बल कांस्टेंट इज कैलकुलेटेड बाय, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन से। देखो CMBR मैंने लिखा था, क्या है वो, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। तो CMBR से पता लगता है। और दूसरा देखो किससे पता लगेगा, ये यहां से रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट से। देखो पूरे के पूरे यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो रहा है, तो अगर उसके कोई दो प्रमाण है तो वो यही प्रमाण है, एक कि रेड शिफ्टिंग हो रही है और दूसरा प्रमाण है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन आ रहा है। अब ये क्या होता है, देखो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन वो रेडिएशन है जब यूनिवर्स का निर्माण हुआ था, जब बिग बैंग हुआ था। तो जब बिग बैंग हुआ तो उसके कुछ समय पश्चात, लगभग 3,80,000 साल बाद, मान लो बिग बैंग जब हुआ, जब वो विस्फोट हुआ, महाविस्फोट हुआ, तो उसके लगभग 3,80,000 साल तक जो पूरा का पूरा जो हमारा यूनिवर्स था वो लसलसा सा पदार्थ था, प्लाज्मा टाइप का था, उसमें से कोई भी रेडिएशन बाहर नहीं जा रहा था। लेकिन 3,80,000 साल के बाद
हमारा जो ब्रह्मांड था वो पारदर्शी हो गया था, क्योंकि हाइड्रोजन के एटम का निर्माण हो चुका था, हीलियम धीरे धीरे बनने लगा था। तो ये जब बनने लगे तो ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया, और तब लाइट वहां से निकलने लगी। और वो लाइट जो ब्रह्मांड के शुरू में बनी थी, लगभग 13.6 बिलियन वर्ष पूर्व या 13.7 बिलियन वर्ष पूर्व, अभी तक ट्रेवल कर रही है वो। उस रेडिएशन को बोला जाता है CMB। और वो अभी भी पृथ्वी पर रेडिएशन लगातार पहुंच रहा है और उसको डिटेक्ट किया जाता है। तो वो अभी भी अर्थ पर आ रहा है, अर्थात जब से वो पारदर्शी हुआ है 3.13 लगभग 6 या 7 बिलियन वर्ष पूर्व, तब से जो लाइट है वो लगातार आ रही है। तो एक तो ये कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन से पता लगता है कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो रहा है। और दूसरा देखो कौन सा है, ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट। तो आप जब हब्बल टेलीस्कोप से देखोगे तो आपको रेड शिफ्टिंग नजर आएगी। रेड शिफ्टिंग का अर्थ क्या है, देखो मान लो कि यहां पर कोई एक प्रकाश का स्रोत है, मान लो कि एक स्टार है, और यहां पर हम अर्थ है, यहां पर हमने एक टेलीस्कोप लगा रखा है। अगर ये हमारी तरफ आएगा, ये स्टार अगर हमारी तरफ आ रहा है, मान लो कि ये इस तरह से इससे रेडिएशन आ रही है हमारी तरफ, और अगर हम क्या करें, अगर ये हमारे पास आ रहा है, ये यहां आ जाएगा स्टार, और हमारी अर्थ यहां है, इससे जो रेडिएशन आएगा देखो कि फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि ऊर्जा का सोर्स हमारे पास आ रहा है। और जब ये पास आएगा तो देखो यहां पर आपने सुना होगा विबज्योर, और जैसे जैसे आएगा देखो इधर से इधर जाने पर फ्रीक्वेंसी कम होती है, वेवलेंथ इधर से इधर बढ़ती है, इधर से इधर जाने पर। तो इधर से इधर आएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो देखो वो फ्रीक्वेंसी अगर रेड से इधर की ओर आएगी तो यहां पर आपको कैसी दिखेगी, वॉयलेट या ब्लू कलर की। तो इसे बोलते हैं ब्लू शिफ्टिंग, कि जो आपका जो स्पेक्ट्रम है, जो ये वो किस तरफ शिफ्ट हो रहा है, वो वॉयलेट की ओर या ब्लू की ओर शिफ्ट हो रहा है। तो मान लो कि आपने हब्बल टेलीस्कोप से देखा स्टार को, तो उससे या कोई गैलेक्सी को देखा, तो उससे जो रेडिएशन आ रहा है लगातार, वो धीरे धीरे अगर ब्लू की ओर शिफ्ट हो रहा है तो हमें पता लगेगा कि वो हमारी तरफ आ रहा है। लेकिन अगर क्या हो कि अगर ये दूर जाए इससे, अगर ये इससे मान लो कि ये दूर चला जाए, यहां पर इधर चला जाए यूं, तो अब यहां से जो आएगा पृथ्वी की ओर, ये रहा, ये रेडिएशन की वेवलेंथ ऐसे बढ़ जाएगी, तो ये किस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, रेड की ओर शिफ्ट हो जाएगी। और ये स्टार हमसे क्या कर रहा है, दूर जा रहा है, इसे कहते हैं रेड शिफ्टिंग। देखो इसमें क्या होगा, अगर दूर जाएगा तो वेवलेंथ बढ़ेगी, तो ये रेड की ओर शिफ्ट होगा स्पेक्ट्रम, तो इसे बोलते हैं रेड शिफ्टिंग। कुल मिला के अगर कोई पिंड हमारी तरफ आ रहा है तो उससे आने वाला स्पेक्ट्रम ब्लू की ओर शिफ्ट होता है, अगर वो हमसे दूर जा रहा है तो वो रेड की ओर शिफ्ट होता है, तो बोलते हैं रेड शिफ्टिंग। और जब आप टेलीस्कोप से देखते हो ब्रह्मांड की ओर, तो गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, उनकी रेड शिफ्टिंग हो रही है। और ये इसका क्या है, ये भी एक प्रमाण है कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो रहा है, कि बिग बैंग वास्तव में हुआ था। तो ये दो प्रमाण है बिग बैंग के, एक तो कौन सा CMBR, और दूसरा ये रेड शिफ्टिंग। इस तरह से नापा जाता है कि ब्रह्मांड का एक्सपेंशन हो रहा है। तो ये आपको थोड़ा सा चीजें ध्यान में रखनी। तो अब इससे आगे बढ़ते हैं। देखो ये टॉपिक आपका लगभग क्या हो गया, क्लियर। तो यहां पर हमने देखा कि हब्बल टेंशन क्या है, कि अलग अलग विधियों से जब हम ब्रह्मांड के एक्सपेंशन को मापते हैं तो वो अलग अलग रेट आती है। एक विधि से रेट अलग आई उसकी एक्सपेंशन की, एक विधि से उसकी एक्सपेंशन की रेट अलग आई। तो ये जो एक विसंगति आ जाती है, डिस्क्रिपेंसी आ गई, उसे ही हम कहते हैं हब्बल टेंशन। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। और यहां पर हमने देखा कि इसमें हुआ क्या था, इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट में डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत उसने मापा, मेजर किया कि एक्सपेंशन किस रेट से हो रहा है, उस रेट को उसने निकाला। लेकिन उसमें किसका रोल है, डार्क एनर्जी का। उसने देखा कि डार्क एनर्जी का इसमें क्या रोल है। डार्क एनर्जी मैंने आपको बता दी है, डार्क मैटर मैंने आपको बता दिया, ऑर्डिनरी मैटर मैंने आपको क्लियर कर दिया। आगे बढ़े, अब आते हैं हम दूसरे टॉपिक पे। अब देखो अभी एक और टेलीस्कोप लगा है, ये रहा मेज टेलीस्कोप। ये लद्दाख में स्थापित किया गया है। तो पहले तो इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, लद्दाख के हैनले में इसको लगाया गया है। देखो इसका पूरा नाम है मेजर एटमॉस्फेरिक चरनेको एक्सपेरिमेंट टेलीस्कोप। देखो ये क्या नाम है इसका, मेजर एटमॉस्फेरिक चरनेको एक्सपेरिमेंट टेलीस्कोप, मेस। यहाँ पर एक चीज है, उसका नाम ये है, ये आपको देखना है, चरनेको एक्सपेरिमेंट क्या है।
तो इसको लगाया सबसे पहले, तो इस मेस टेलीस्कोप को लगाया कहाँ गया? लद्दाख के हेलने में लगाया गया। और ये किसको डिटेक्ट करेगा? देखो ये एक तरह की गामा रेज को डिटेक्ट करेगा। देखो यहां पर लिखा है इट इनेबल साइंटिस्ट टू एक्सप्लोर गामा रेज, अर्थात ये गामा रेज को डिटेक्ट करेगा, उनका अध्ययन करेगा। ठीक है, अब देखो क्या करेगा, जिनकी एनर्जी कितनी होती है? 20 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी? 30 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी होती है। और ये देखो इनका सोर्स क्या है, पहले तो गामा रेज के बारे में बात कर लें। देखो गामा रेज बहुत ही अति आवेशित या बहुत ही ऊर्जा वाली क्या होती है? रेज होती है। और इनका सोर्स क्या है? देखो इनका सोर्स है, आपने सुना होगा पल्सर। पल्सर क्या होता है? देखो पल्सर ऐसे न्यूट्रॉन स्टार होते हैं जो बहुत तेजी से घूमते रहते हैं और उनसे एक लाइट निकलती रहती है, एक जेट निकलती रहती है, हाई एनर्जी पार्टिकल की। तो आपने स्टार के बारे में सुना होगा कि एक अगर बहुत बड़ा स्टार है, तो बहुत बड़ा स्टार है, जब उसकी डेथ होती है तो वो धीरे धीरे क्या करता है? रेड जाइंट में कन्वर्ट होता है, बड़े रेड जाइंट में कन्वर्ट होगा। फिर धीरे धीरे उसमें विस्फोट हो जाता है, और उस विस्फोट को हम कहते हैं सुपरनोवा। और सुपरनोवा के बाद जो बीच का जो उसका कोर बचता है उसे हम कहते हैं न्यूट्रॉन स्टार। और उस न्यूट्रॉन स्टार में जब वो बहुत तेज गति से घूम रहा होता है वो न्यूट्रॉन स्टार, तो उससे हाई एनर्जी पार्टिकल निकलते रहते हैं, उसे हम कहते हैं, इस न्यूट्रॉन स्टार को हम कहते हैं पल्सर। और इन पल्सर से निकलते हैं हाई एनर्जी वाली गामा रेज। इसके अलावा देखो यहां लिखा गामा रे बर्स्ट। देखो गामा रे बर्स्ट क्या होता है? मतलब गामा रेज का बहुत तेजी से विस्फोट होना एक तरह से। मान लो कि दो ब्लैक होल हैं, वो एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाए, जब वो एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो हाई एनर्जी रेज निकलते हैं, उन्हें हम कहते हैं गामा रे बर्स्ट। इसी तरह दो न्यूट्रॉन स्टार अगर इस तरह से एक दूसरे के साथ क्या हो जाए? मिल जाए, तब भी इन गामा रेज का बर्स्ट होता है, एकदम से इनका उत्सर्जन होता है। बहुत ही मिली सेकेंड लगता है, बहुत ही कम समय के लिए बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी निकलती है, उन्हें कहते हैं गामा रे बर्स्ट। तो हुआ किससे? देखो कहां से? पल्सर से निकला गामा रे बर्स्ट। गामा रे बर्स्ट मैंने आपको बता दिया कि तारों में बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, सुपरनोवा होता है, उस दौरान निकलते हैं, पल्सर से निकलता है। इसके अलावा ब्लैक होल दो आपस में जब मर्ज करते हैं तब ये निकलते हैं, न्यूट्रॉन स्टार आपस में अगर मर्ज हो जाए तब गामा रेज बर्स्ट होता है। और इनकी एनर्जी मैंने आपको भी बताया कि 20 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स तक होती है, बहुत ही हाई एनर्जी वाली रेज है। अब देखो अब इसमें किया क्या जाएगा? देखो देखो यहां पर क्या है कि इस जो पूरा का पूरा जो मेस टेलीस्कोप है वो क्या करेगा? इन गामा रेज का अध्ययन तो करेगा, लेकिन करेगा कैसे? वो करेगा चेरनोबिल रेडिएशन का अध्ययन करेगा। अब देखो चेरनोबिल रेडिएशन क्या? देखो यहां पर मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूं। देखो इसमें लिखा है कि इसको 4.3 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगाया गया है। ठीक है, ये सबसे हाईएस्ट है इमेजिंग चेरनोबिल टेलीस्कोप। ठीक है, और ये एशिया में सबसे बड़ा है और सेकंड लार्जेस्ट इन वर्ल्ड वाइड है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट है, और एशिया में सबसे बड़ा है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, यहां पर इसके बारे में लिखा, देखो द मेस यूजेस एन इमेजिंग एटमॉस्फेयर चेरनोबिल टेलीस्कोप टू डिटेक्ट हाई एनर्जी गामा रेज इनडायरेक्टली। देखो ये बताना था मुझे कि ये देखो ये गामा रेज को डायरेक्टली नहीं करेगा, कैसे करेगा? इनडायरेक्टली डिटेक्ट करेगा। किसके माध्यम से? चेरनोबिल रेडिएशन के माध्यम से। ये गामा रेज को सीधे डिटेक्ट नहीं करेगा, ये चेरनोबिल रेडिएशन को डिटेक्ट करेगा। अब चेरनोबिल रेडिएशन क्या, यही मुझे आपको लाना था, मैंने जो आपको शुरू में बताया था। हमें क्या देखना है? ये चेरनोबिल रेडिएशन के बारे में देखना, ये क्या होती है। देखो चेरनोबिल रेडिएशन क्या है? देखो जब हाई एनर्जी गामा रेज एटमॉस्फेयर में आती हैं, क्या होता है? जब हाई एनर्जी, मैं आपको बताता हूं, यहां पर डायग्राम बना, देखो मान लो कि गामा रेज आ रही है, ये आपकी इस तरह से गामा रेज है। तो जब ये हमारे एटमॉस्फेयर में आएंगी, ये हमारा एटमॉस्फेयर है और ये हमारी अर्थ है, तो जब ये गामा रेज, हाई एनर्जी वाली गामा रेज जब हमारे एटमॉस्फेयर में आएंगी तो ये हमारे यहाँ पर गैसेस से टकराएंगी, एटमॉस्फेयर में जाएंगी हाई एनर्जी वाली ये रेज। तो यहां पर जब ये इनसे टकराती हैं तो ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देती, और यहां पर जब इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे तो वो पॉजिटिव बन जाएगा और एक नेगेटिव बन जाएगा, क्योंकि इनकी ऊर्जा बहुत ज्यादा है। जब ये हाई एनर्जी वाली रेज आके एटमॉस्फेयर में टकराएंगी तो वहां से ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देंगी, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का निर्माण होगा। और ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है, जब जब ये टकराया तो ये भी क्या करेंगे? इनमें भी क्या आ जाएगी? गति आ जाएगी, और इनकी स्पीड प्रकाश के वेग से भी ज्यादा हो जाती है।
देखो कहा जाता है दुनिया में प्रकाश के वेग से ज्यादा कोई भी चीज नहीं जा सकती, लेकिन यहां पर क्या होता है कि ये जो गामा रेज आई, इन्होंने इतनी ज्यादा एनर्जी इनको दी कि ये जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, इनकी एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाती है कि इनका वेग प्रकाश से भी ज्यादा हो जाता है। और जब इनका वेग प्रकाश से ज्यादा होता है तो ये एक ब्लू कलर की ग्लो उत्सर्जित करते हैं, ब्लू कलर की लाइट उत्सर्जित करते हैं, जिसको डिटेक्ट किया जाता है। और उस ब्लू कलर की जो ग्लो है या लाइट है, उसे ही कहते हैं चेरनिकोव रेडिएशन। क्लियर हुई बात? कि जब ये गामा रेज हमारे एटमॉस्फेयर में आएंगी, यहां पर आने के बाद वो हमारे एटमॉस्फेयर से इंटरेक्शन करेंगी और वहां पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के इनके पेयर्स को बना देंगी, और इनकी जो गति होती है वो प्रकाश से भी ज्यादा होती है, और इस रेडिएशन को कहते हैं चेरनिकोव रेडिएशन, जिसको ये डिटेक्ट करेगा। ब्लू कलर का ग्लो होता है वो। देखो यहां पर मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं कि यहां पर आपको समझ में। देखो यहां पर लिखा है व्हेन हाई एनर्जी गामा रेज, देखो यहां पर लिखा कि व्हेन हाई एनर्जी गामा रेज एंटर अर्थ एटमॉस्फेयर, जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, दे क्रिएट इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर्स प्रोड्यूसिंग चेरनिकोव रेडिएशन। वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के पेयर को क्रिएट करते हैं, जिनकी वजह से चेरनिकोव रेडिएशन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, जो मैं अभी तक आपको समझा रहा था। मेस कैप्चर, ये जो मेस वाला है ये कैप्चर करेगा दिस फेंट ब्लू लाइट। देखो यहां पर लिखा है चेरनिकोव रेडिएशन, ये ब्लू लाइट होती है, उसे बोलते हैं चेरनिकोव रेडिएशन। ठीक है, विद इट्स सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट। क्लियर हुई बात? तो देखो इसको एक बार इससे दिखाता हूं। यहां पर दिखा, देखो चेरनिकोव रेडिएशन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है? टिपिकली ब्लू ग्लो, इसका ब्लू ग्लो होता है। एमिटेड व्हेन ए चार्ज पार्टिकल, जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव टू ए मीडियम एट ए स्पीड ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट, जब वो किसी मीडियम में लाइट की स्पीड से भी तेज गति से कोई कण जाता है, तब इस तरह की लाइट उत्सर्जित होती है, उसे हम कहते हैं चेरनिकोव रेडिएशन। और देखो यहां पर लिखा है चेरनिकोव रेडिएशन ऑकर व्हेन चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स move through a transparent medium like water, और ट्रांसपेरेंट में से निकलेंगे मीडियम में से, तब क्या होता है, तब इस तरह का ब्लू कलर का जो ग्लो होता है वो लाइट निकलती है। और याद रखना इनकी स्पीड प्रकाश की स्पीड से भी ज्यादा होती है। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान में रखना है चेरनिकोव एक्सपेरिमेंट के बारे में। देखो यहां पर देखो इस डायग्राम में, ये मान लो कि हाई एनर्जी पार्टिकल है, ये हमारे एटमॉस्फेयर में आकर टकराएंगे। देखो यहाँ लिखा है चार्ज पार्टिकल इन वाटर, तो जब ये चार्ज पार्टिकल उसमें से फ्लो करेंगे, इनकी स्पीड प्रकाश से भी ज्यादा होगी, तो एक ब्लू कलर की, देखो ये लाइट दिख रही है, ये ब्लू कलर की जो लाइट निकल रही है, इसे बोलते हैं चेरनिकोव रेडिएशन, और इसको ये फोटो डिटेक्टर है वो डिटेक्ट कर लेता है। तो आपने क्या किया, गामा रेज को इनडायरेक्टली डिटेक्ट किया, ना कि सीधा गामा रेज को डिटेक्ट किया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मेस तो है कहां पर, ये आपका लद्दाख हैलने में स्थापित किया गया है। एशिया की लार्जेस्ट टेलीस्कोप है एक तरह से कह दें, और वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट है जो चेरनिकोव रेडिएशन को डिटेक्ट करता है। ये था आपका इसका। अब देखो इसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूशन भाग ले रहे हैं। तो सबसे पहला तो आपका क्या, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, ये दो हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या, देखो स्टडी ऑफ गामा रे सोर्स, कि गामा रेज के जो स्रोत है उनका अध्ययन करना। ठीक है, तो जैसे इसमें होगा क्या, देखो यहां पर आपको लिखा होगा कि ये कौन से होते हैं, देखो सुपरनोवा रेमिनेंट्स, सुपरनोवा के बाद जो बचते हैं, पल्सर वगैरह, न्यूट्रॉन स्टार, वो ठीक है, वो लिखा हुआ आगे पल्सर। एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई, एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई मतलब जहां पर सेंटर में ब्लैक होल होता है और उसके चारों तरफ मटेरियल ऐसे घूम रहा होता है, उसे हम बोलते हैं एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई। सक्रिय है मतलब ब्लैक होल वहां पर सक्रिय है, वो मैटर को लगातार अपने अंदर निगल रहा है, उसके अंदर सारा मैटर कोलैप्स हो रहा है, उसे हम बोलते हैं एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई। ठीक है, और इन सब से हम क्या करते हैं, these sources are critical in understanding high energy astrophysical process। अति ऊर्जा वाली जितनी भी ब्रह्मांड में प्रोसेसेस चल रही हैं उनको समझने में ये मदद करेगा, क्योंकि सबसे गामा रेज निकलती हैं। ये कॉस्मिक रेज के ओरिजिन को समझने में भी मदद करेंगे। देखो कॉस्मिक रेज क्या होती है, देखो कॉस्मिक वो रेज होती हैं जो हमारे इस सोलर सिस्टम के बाहर से आती हैं। हमने सोलर विंड पढ़ा था, सोलर फ्लेयर्स के बारे में पढ़ा था, कि सूर्य की सतह से हाई एनर्जी पार्टिकल पृथ्वी की ओर आते रहते हैं। लेकिन कुछ इस तरह के हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर से आते हैं, उन्हें कहा जाता है कॉस्मिक रेज। तो इन कॉस्मिक रेज का ओरिजिन क्या है, ठीक है, और ये कैसे करते हैं प्रोपगेशन थ्रू द यूनिवर्स, और किस तरह से वो यूनिवर्स ब्रह्मांड में से वो पार करते हैं, उसमें से गमन करते हैं, उसका भी अध्ययन किया जाएगा। फिर देखो डार्क मैटर रिसर्च,
डार्क मैटर का भी रिसर्च में भी ये मदद करेगा। देखो, द टेलीस्कोप ऑल्सो प्ले अ रोल इन probing potential signals related to dark matter and other exotic phenomena। कि डार्क मैटर के जो सिग्नल्स हैं उनके बारे में भी अध्ययन करने में हमें मदद मिलेगी इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट से। तो दूसरा ये बता ही दिया है कि हेनले लद्दाख में है यहाँ पर, ठीक है। इसकी जो कंडीशंस हैं जो वहां की है वो बिल्कुल ही क्या अनुकूल है टेलीस्कोप को स्थापित करने के लिए। ड्राई कंडीशन है, क्लियर स्काई रहता है, इस वजह से वहां पर इन टेलीस्कोप्स को लगाया जाता है। देखो यहाँ पर लिखा होगा, देखो ये रहा, क्लियर नाइट्स रहती हैं, मिनिमम लाइट पोल्यूशन वहां पर नहीं है, ठीक है, एक्सट्रीमली ड्राई एटमोस्फियर है, ठीक है। ये सारी कंडीशन होने की वजह से वहां पर टेलीस्कोप्स को लगाया जाता है कि ताकि हमें लगातार इन रेज का ऑब्जर्वेशन होता रहे, उनको हम बिना किसी बाधा के प्राप्त करते। तो जितने भी लगभग जो ड्राई प्लेसेस हैं, जैसे अटाकामा डेजर्ट हो गया, ऑस्ट्रेलिया का जो डेजर्ट हो गया, इस तरह के जो क्षेत्र हैं ड्राई हैं, जहां पर बादल वगैरह ज्यादा नहीं रहते हैं, लाइट पोल्यूशन नहीं है, रिमोट एरिया है, वहां पर इन टेलीस्कोप्स को लगाया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखो यहाँ पर लिखा है, देखो अटाकामा डेजर्ट इन चिली, वहां पर भी है। तो इस तरह की साइट्स हमेशा जो ड्राई प्लेसेस हैं वहां पर लगाई जाती हैं, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान। तो ये हमने दो टॉपिक देख लिए, एक तो ये चर्नकोव वाला, मेस वाला, ये जरूर देखना। एक अब छोटा सा टॉपिक देखते हैं, उसके बाद फिर एक बड़े टॉपिक पे फिर आएंगे, ठीक है। तो अब ये वाला क्या है, स्पेस डॉकिंग आपने सुना होगा, अभी डॉकिंग की ना। डॉकिंग क्या है? देखो डॉकिंग क्या है, स्पेस में दो अंतरिक्ष यानों का एक दूसरे को लोकेट करना। मान लो कि आपने क्या किया, दो स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में छोड़ दिए, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को लोकेट करेंगे, एक दूसरे की अवस्थिति को देखेंगे कि कहाँ है, फिर वो एक दूसरे के पास आएंगे और एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं डॉकिंग। क्लियर हुई बात? क्या हुआ डॉकिंग का अर्थ? कि दो स्पेसक्राफ्ट हैं, उन दोनों का एक दूसरे को लोकेट करना, एक दूसरे के पास आना और उसके बाद एक दूसरे से जुड़ जाना, यही कहलाता है डॉकिंग। और भारत ने ये डॉकिंग का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो सफलतापूर्वक इस मिशन को कंप्लीट कर लिया था। देखो भारत के मिशन में क्या था, भारत के मिशन देखो यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, ये डायग्राम में आपको क्लियर दिख रहा होगा। देखो एक स्पेसक्राफ्ट ये है, दूसरा ये, दोनों एक दूसरे को लोकेट करेंगे, एक दूसरे के पास आएंगे और दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे, ठीक है। और फिर ये पूरे एक सिंगल अंतरिक्ष यान की तरह बिहेव करने लगते हैं, अलग अलग नहीं, दो नहीं रहते, फिर ये एक रह जाते हैं, आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपस में रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं, इनको कंबाइंड रूप से मैनेज किया जा सकता है। एक कमांड देंगे, दोनों एक तरह से बिहेव करेंगे। तो ये पूरा का पूरा होता है स्पेस डॉकिंग। देखो यहां पर भारत ने स्पेडेक्स जो मिशन था उसको, एक्सपेरिमेंट को पूरा कर लिया। इसके अंदर दो थे, एक चेजर था और एक टारगेट था। क्या था? एक चेजर था और एक टारगेट था। जो चेजर था वो एक्टिव था, वो रिसर्च भी कर रहा था, लोकेट भी कर रहा था और दूसरे के पास जा रहा था। और दूसरा जो था टारगेट वाला, वो इनएक्टिव था, वो अपनी जगह पर स्थिर था। तो दोनों के दोनों एक्टिव नहीं थे, एक अपनी जगह पर स्थिर था, दूसरा उसको लोकेट करके उसके साथ जाके अटैच हो गया। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इसके आगे क्या किया गया और क्या क्या इसमें एक्सपेरिमेंट किए गए? देखो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या गया था कि ऑटोनॉमस डॉकिंग थी, कि स्वतः ही ये दोनों आपस में लोकेट करके एक दूसरे के साथ जुड़ गए। दूसरा इसके अंदर देखो क्या किया गया, वैलिडेट पावर ट्रांसफर, दोनों के बीच में इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करके देखा गया। देखो यहां पर लिखा है वैलिडेट पावर ट्रांसफर, इस्टेब्लिश एंड वेरीफाई द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर बिटवीन द डॉक्ड स्पेसक्राफ्ट। तो इलेक्ट्रिक करंट को एक से दूसरे में पहुंचाकर देखा। फिर तीसरा देखो क्या है, कंपोजिट स्पेसक्राफ्ट कंट्रोल, मतलब जब ये दोनों जुड़ गए तो दोनों को कंपोजिट रूप से, संयुक्त रूप से इनको मैनेज किया गया, इनको कंट्रोल किया गया, इनको कमांड दी गई, देखा कि दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके मैनेज हो पाते हैं या नहीं, कि दोनों एक सिंगल आइडेंटिटी के रूप में वहां पर रहे। तो ये किया गया। देखो मैनेज एंड कंट्रोल द कंबाइंड स्पेसक्राफ्ट पोस्ट डॉकिंग, इंश्योरिंग कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस, कि ये एक क्या करे, एक साथ ही पूरा का पूरा कोई ऑपरेशन है या कोई कमांड दी जाए तो उसको ये फॉलो करे, पता लगे एक अलग तरीके से काम कर रहा है, दूसरा अलग तरीके से काम कर रहा है। तो ये आपको ध्यान में। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या, देखो इसका इंपॉर्टेंस देखो, आने वाले टाइम में हम अपना स्पेस स्टेशन बनाने वाले हैं। तो जब हमारा जो स्पेस स्टेशन है जिसका नाम है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS, तो उसको कैसे बनाएंगे? उसको बनाने के लिए हमें उसे कई पार्ट्स में आपस में जोड़ना पड़ेगा। एक साथ पूरा का पूरा स्पेस स्टेशन वहां जाके स्थापित नहीं कर सकते हम कक्षा में। तो पहले एक मॉड्यूल जाएगा जिसे कोर मॉड्यूल कहते हैं, पहले उसको स्थापित किया जाएगा, फिर उसके साथ दूसरा पार्ट उसके साथ अटैच किया जाएगा, फिर उसके साथ तीसरा पार्ट अटैच करके उसको बनाया जाएगा।
सिंगल फेज में नहीं बनता, अलग अलग फेज में भेजा जाएगा। और उसके बाद जब हम यहां से वहां अंतरिक्ष यात्री भेजेंगे तो जो ये स्पेसक्राफ्ट यहां से जाएगा वो इस अंतरिक्ष स्टेशन के साथ जाके जुड़ेगा, वो भी तो डॉकिंग होगी। तो उसके बनाने के दौरान, बाद में अंतरिक्ष यात्रियों को पहुंचाने के दौरान, वहां पर रसद पहुंचाने के दौरान बार बार डॉकिंग अनडॉकिंग करनी पड़ेगी। तो उसके लिए ये एक्सपेरिमेंट करना जरूरी था। दूसरा देखो, सैंपल रिटर्न। अगर हम मून पर भेजते हैं या मार्स पर मिशन भेजते हैं, वहां से सैंपल को लाना है तो कैसे लाएगा? एक यान आपका चंद्रमा के चारों तरफ ऑर्बिट में ऊपर घूमता रहेगा, उससे एक दूसरा यान नीचे उतरेगा, लैंडर। वो जब नीचे उतरेगा और वहां से वो सैंपल को एकत्रित करेगा, वापस से ऊपर आएगा और स्पेसक्राफ्ट के साथ वापस से डॉक करेगा और फिर वो वापस अर्थ पर आएगा। तो वहां पर भी डॉकिंग अनडॉकिंग करनी पड़ेगी। के लिए भी ये जरूरी है कि अगर सैंपल रिटर्न मिशन लाना है तो चंद्रयान 4 के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? इस तरह की डॉकिंग करने की आवश्यकता पड़ेगी। कुल मिलाकर क्या, अगर आपको कोई अंतरिक्ष स्टेशन बाहर लगाना है, कहीं पर आपको कोई सैंपल रिटर्न करना है, मानव को भेजकर उसको वापस लाना है, तो उन सब में डॉकिंग अनडॉकिंग का प्रोसेस आपको आना चाहिए। इसमें आपका सफल परीक्षण होना चाहिए। तो ये हमने यहाँ पर किया था, जो आपको ध्यान में होना चाहिए कि डॉकिंग वाला एक्सपेरिमेंट क्या था। ये हमने यहां तक ये वाला देख लिया। अब बात करते हैं प्लेनेटरी डिफेंस की। तो प्लेनेटरी डिफेंस क्या? अगर मैं यहां पर इसको तोड़ दूं, ये प्लेनेटरी डिफेंस मतलब हमारे प्लेनेट का डिफेंस, हमारे प्लेनेट मतलब पृथ्वी की रक्षा करना। लेकिन पृथ्वी की रक्षा किससे करेंगे? पृथ्वी की रक्षा हम करेंगे उन उल्काओं से, कॉमेट से, उन एस्टेरॉइड से, क्षुद्र ग्रहों से जो बिल्कुल पृथ्वी के समीप से गुजरते हैं। क्लियर हुई? ऐसे क्षुद्र ग्रह, ऐसे एस्टेरॉइड, ऐसे कॉमेट्स जो पृथ्वी के बिल्कुल समीप से गुजरते हैं या जिनकी पृथ्वी से टकराने की संभावना है, उनसे पृथ्वी की या प्लेनेट का डिफेंस करना, रक्षा करना ही प्लेनेटरी डिफेंस। तो बहुत सारे आपने सुना होगा एस्टेरॉइड्स आते हैं, वो एस्टेरॉइड बिल्कुल पृथ्वी के समीप से गुजरते हैं और उनकी टकराने की संभावना भी है। और कुछ छोटे छोटे तो पृथ्वी पर गिरते भी हैं। लेकिन अगर कोई बड़ा एस्टेरॉइड आया और वो पृथ्वी के बिल्कुल पास से गुजर रहा है और पृथ्वी से टकरा जाए तो पूरा का पूरा यहां पर मानव का अस्तित्व ही समाप्त हो सकता है, इतना बड़ा भयंकर विस्फोट होगा। तो इन सब से बचने के लिए जो प्रयास चल रहे हैं उन्हें कैलकुलस को कहा जाता है प्लेनेटरी। अब देखो इसमें होता क्या है, देखो अब ये न्यूज में क्यों है? देखो न्यूज में इसलिए है कि अभी 2029 में एक एस्टेरॉइड है जो पृथ्वी के बिल्कुल पास से गुजरेगा, लगभग 32,000 किलोमीटर की दूरी से, बहुत ही कम दूरी है। ये तो पृथ्वी की कक्षा है। यहां पर आपने सुना होगा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, पृथ्वी की पोलर ऑर्बिट। तो पोलर ऑर्बिट तो ये हमारे पृथ्वी के बिल्कुल पास है, 1,000-2,000 किलोमीटर के पास। लेकिन ये 32,000-36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर हमारे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है। अर्थात ये जो अभी हाल ही में ये जो गुजरने वाला है 2029 में, एक एस्टेरॉइड है जिसका नाम है एपोफिस, ये गुजरेगा यहां पर और सिर्फ कितनी दूरी से? 32,000 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। पहले माना जा रहा था कि ये शायद पृथ्वी से टकरा जाए, लेकिन अब उसको रूल आउट कर दिया कि ये पृथ्वी से टकराएगा नहीं। तो भारत चाहता है कि वो जब जाए, ये जब भारत पृथ्वी के पास से गुजरेगा तो भारत भी इसके अध्ययन में शामिल हो। तो वो भी जो प्लेनेटरी, जो ग्लोबल प्लेनेटरी डिफेंस इनिशिएटिव है, उसमें भारत भी इंटरेस्ट ले रहा है, रुचि ले रहा है, उसका भाग बनना चाहता है। तो वो भी इसका अध्ययन करना चाहता है, इस एस्टेरॉइड का। एस्टेरॉइड का नाम क्या याद रखना? एपोफिस है। क्लियर हुई बात ये? और ये देखो ये क्या कर रहा है, ये नियर अर्थ ऑब्जेक्ट, ये भी ध्यान में रखना। एनईओ क्या होती है? नियर अर्थ ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट जो बिल्कुल पृथ्वी के पास से गुजरते हैं, ये यूं को पृथ्वी की कक्षाओं में से होकर उसके बिल्कुल पास से गुजरते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? नियर अर्थ। इसको इस तरह से भी व्यक्त किया जा सकता है कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी जो ट्रेजेक्टरी है, जिनका जो मार्ग है वो पृथ्वी के पास से गुजरता है, वो जब ऐसे परिक्रमा करते हैं तो उनका मार्ग बिल्कुल पृथ्वी के पास से गुजरता है, तो टकराने की संभावना बढ़ जाती है। और दूसरी बात जो इस कॉमेट के, इस एस्टेरॉइड के बारे में ध्यान में रखना है, ये अभी तक के इतिहास में सबसे नजदीक से गुजरने वाला एस्टेरॉइड है मानव इतिहास में। जब से मानव को जानकारी है इनकी, तब से ये पृथ्वी के सबसे समीप से गुजरने वाला एस्टेरॉइड है। इतनी पास से आज तक कोई भी नहीं गुजरा अभी तक के ज्ञात इतिहास में। ये भी आपको इसके बारे में ध्यान रखना है।
तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, देखो कैसे किया जाएगा। देखो यहाँ पर देख लो, ये क्या है, ये 375 मीटर का है लगभग, ठीक है, और ये 32,000 किलोमीटर पृथ्वी से ऊंचाई से ये गुजरेगा 13 अप्रैल 2038। ठीक है, देखो ये मैं बता रहा था जो आपको, इट विल बी द क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ एन एस्टेरॉइड ऑफ दिस साइज। इस तरह के साइज के एस्टेरॉइड का पृथ्वी के समीप से गुजरने वाला ह्यूमनकाइंड हैज एवर नोन अबाउट इन एडवांस, जिसके बारे में पहले से मानव को पता हो, और वो इस साइज का हो, लगभग 375 मीटर के आकार का, और पृथ्वी के इतने पास से गुजरा हो, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। छोटे छोटे तो बहुत सारे आते हैं एस्टेरॉइड, तो पृथ्वी पर गिरते भी रहते हैं, आपने सुना होगा मीटियोर, मीटियोरॉइड, वो तो गिरते रहते हैं, लेकिन इस इतने बड़े साइज का आज तक मानव के इतिहास में नहीं हुआ है कि मानव को पहले से पता हो कि हाँ ये गुजर गया है। तो ये आपको ध्यान में, कई जगहों पर तो ये बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा, आंखों से नेक्ड आई से नजर आएगा, यूरोप में, अफ्रीका में, और कुछ पार्ट है, ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। तो इसको आपको देना। अब देखो ये करते कैसे हैं, देखो होता क्या है, अभी इससे पहले एक डार्ट मिशन लॉन्च किया था यूएसए के द्वारा, कि एस्टेरॉइड अगर मान लो पृथ्वी की तरफ आ रहा है, या कोई कॉमेट पृथ्वी की ओर आ रहा है, तो उसको कैसे पृथ्वी से टकराने से बचाया जाए, उसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम दिया था डार्ट। देखो ये रहा, यहाँ पर ये रहा डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट, जिसका नाम था डार्ट, 2022 में शायद किया था, ठीक है। इसके अंदर देखो किया गया था, अभी मैं इसके बारे में बताता हूँ दोबारा से, एफओसिस के बारे में। यहाँ पर देखो ये एक डबल एस्टेरॉइड था, देखो ये एक है डिडिमोस एस्टेरॉइड, मेन एस्टेरॉइड है, और इसके चारों तरफ एक छोटा सा एस्टेरॉइड और था, डायमोर्फस, ये इसके चारों तरफ ऐसे घूम रहा था, डन है। डायमोफोस जो था वो इस डेडिमोस के चारों तरफ घूम रहा है, मतलब एक तरह से इसका सैटेलाइट है, ये इसका मून है। तो इस एस्टेरॉइड के चारों तरफ ये ऐसे ऐसे घूम रहा था, इस व्हाइट वाली ऑर्बिट में, इस ऑर्बिट में ये घूम रहा था, यहाँ पर ये वाले में, इसमें, ये ओरिजिनल ऑर्बिट है देखो। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक यहाँ पर एक स्पेसक्राफ्ट को भेजा, वो स्पेसक्राफ्ट जाके इस डायमोफोस से टकराया। जब इससे टकराया तो इसका पाथ देखो चेंज हो गया, ये येलो वाला इसका पाथ हो गया, इसने पाथ, ये डिफ्लेक्शन हो गया ये, और इसने ये पाथ न्यू ऑर्बिट ले ली, मतलब पहले इस ऑर्बिट में घूमता था, अब ये इस ऑर्बिट में घूमने। तो देखा गया कि अगर हम इसके साथ किसी स्पेसक्राफ्ट को टकराते हैं, तो इसके पाथ में थोड़ा सा क्या हो गया, विचलन हो गया। तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, अगर इसी विधि से हम क्या करते हैं, ये प्लेनेटरी डिफेंस मैकेनिज्म काम करेगा, कि इनके जो ऑर्बिट है, मान लो कि वो पृथ्वी की तरफ आ रहा है और पृथ्वी से टकराएगा, तो यहां पर तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो क्या किया जाए, उसके साथ स्पेसक्राफ्ट को टकराया जाएगा, जिससे वो अपने पाथ को बदल देगा और पृथ्वी से टकराएगा। ये इस प्लेनेटरी डिफेंस पूरे के पूरे इनिशिएटिव में किया जाता है। पहले तो देखा जाता है, पहले तो डिटेक्ट करते हैं कि हाँ भाई ये वाला एस्टेरॉइड हमारी तरफ आ रहा है, या कॉमेट हमारी तरफ आ रहा है। फिर उसके पाथ को देखते हैं कि इसका पाथ कहां से जाएगा, इसकी ट्रेजेक्टरी क्या है, क्या वो अर्थ से टकरा सकती है। फिर ये देखा जाएगा कि इसका क्या इंपैक्ट है, अगर कोई छोटा है, उसका कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़ा है जिसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है, तब फिर उसके खिलाफ क्या किया जाएगा, कि इस तरह का मिशन को लॉन्च किया जाएगा, और पृथ्वी को या प्लेनेट को बचाने का प्रयास किया जाएगा। ये है आपका प्लेनेटरी डिफेंस, डन है। तो ये इसमें था। और इसके एफओसिस की बात की जाए, तो देखो यहाँ पर अगर ये टकराता है, तो ये कितने किलोटन काइनेटिक एनर्जी को रिलीज करेगा, देखो ये बहुत बड़ी मात्रा में ये क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी को रिलीज करेगा। लेकिन अगर आप एक परमाणु बम की बात करो जो हिरोशिमा में डाला गया था, उसने सिर्फ 15 किलो टन फोर्स को ही जनरेट किया था, सिर्फ कितना है, 15। और यहां देखो, तो दोनों में दिन रात का क्या है, अंतर है, मतलब इससे बहुत बड़ी मात्रा में विनाश होगा अगर ये पृथ्वी पर टकरा जाता है। बहुत एनर्जी होती है उनके पास, ठीक है, क्लियर हुआ ये बात। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब देखो थोड़े से मिशन के बारे में देख ले, कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला देखो कौन सा है, नासा का डबल एस्टेरॉइड डायरेक्शन टेस्ट, जो मैंने आपको बता दिया। किस किस के बारे में था, ये रहा आपका डिडिमॉस और डायमोफोस के बारे में, क्लियर है। इसके बाद ओसिरिस एपोफिस एक्सप्लोरर, ये एक और नया है इन्होंने, ओरेसिस अपेक्स, ये इसी के लिए है, किसके लिए बोला, एपोफिस के लिए। अब देखो ये क्या है, ये देखो पहले क्या था, एक एस्टेरॉइड था बेनू, उस पर ये मिशन भेजा गया था ओसिरिस। अब वो वापस लौट आया,
तो अब उसकी इसी मिशन को वापस से लॉन्च कर दिया जा रहा है, किसके लिए? एपोफिस के लिए, इसीलिए इसका नाम है ओसिरिस एपोफिस एक्सप्लोरर। तो जो ये देखो यहां पर लिखा भी है, ओरिजिनल नोन एज ओरेसिस आरईएक्स, नासा's मिशन टू कलेक्ट सैंपल फ्रॉम एस्टेरॉइड बेनू। इसने बेनू एस्टेरॉइड से सैंपल को पृथ्वी पर लाया था। इज नाउ फोकस्ड ऑन एस्टेरॉइड एपोफिस एंड रीनेम्ड एज ओसिरिस एपेक्स। अब इसका नाम बदल दिया गया, पहले ये बेनू पर था तो इसका नाम था आरईएक्स। डन है, क्लियर हुआ? तो इसको भी ध्यान में रखना है। इसके बाद इंटरनेशनल एस्टेरॉइड वार्निंग नेटवर्क है, ये भी ये 2013 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, द नेटवर्क यूनाइट्स ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड टू इन डिटेक्टिंग, ट्रैकिंग एंड कैरेक्टराइजिंग नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स। मतलब कुल मिला के जो इसके नाम में लिखा है वार्निंग है, तो क्या करेगा? डिटेक्ट करेगा, ट्रैक करेगा और उसके संबंध में क्या करेगा? उसकी विशेषताओं के बारे में बताएगा कि इससे क्या नुकसान हो सकता है, कितने कब आके टकराएगा, वो सब बताएगा। ठीक है, फिर है नियो कोऑर्डिनेशन सेंटर। ठीक है, ये किसने बनाया? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने स्थापित किया है। दिस सेंटर कोऑर्डिनेट एनईओ ट्रैकिंग एंड मिटिगेशन एफर्ट अक्रॉस यूरोप। मतलब ये यूरोप की एक पहल है कुल मिलाकर। तो आपको इनके नाम याद रखने हैं। एक तो टार्ट मिशन है, ये पहले का था। इस बार वाला कौन सा? ओसिरिस एपोसिस एक्सप्लोरर है। पहले ये किस पर गया था? बेनू पर गया था। इसके अलावा इंटरनेशनल एस्टेरॉइड वार्निंग नेटवर्क है, और ये यूरोप वाला कौन सा है? नियो कोऑर्डिनेशन सेंटर। इन तीन के नाम आपको चार याद होने चाहिए। अभी एक और मिशन है जो इसी एफओफिस के लिए कौन ला रहा है? यूरोपियन यूनियन ला रहा है। देखो यहां पर ये रहा, रैपिड एफओफिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी, रैमसेस। तो इसमें क्या होगा? ये भी क्या करेगा? उस एफओफिस को आने से पहले उसको डिटेक्ट करेगा, फिर दौरान उसके साथ रहेगा, जब वो निकल जाएगा तो उसकी स्टडी करेगा कौन? ये मिशन। तो कुल मिला के ये आपको ध्यान में रखना है कि ये है किसके लिए? ये एफओफिस के लिए ही है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन। तो अभी तक दो मिशन हो गए एफओफिस के लिए। एक कौन सा हो गया? एक तो ओसिरिस हो गया, यहां पर ये ओसिरिस एपोसिस एक्सप्लोरर हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया? ये रैमसेस हो गया। ये दोनों के दोनों अध्ययन करेंगे किसका? क्लियर हुआ? इसमें ज्यादा डिटेल नहीं है, एफओफिस के बारे में ही सब लिखा हुआ है। मेनली ये मिशन याद रखना, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं अगला, इसका नाम है जीरो डेब्रिस चार्टर। अब देखो जीरो डेब्रिस चार्टर क्या है? देखो डेब्रिस, अब बात किसकी कर रहे हैं हम? स्पेस की। तो स्पेस में क्या हो रहा है? अंतरिक्ष कचरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लगातार हम वहां पर स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करते जा रहे हैं। तो जब हम स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करते हैं, अंतरिक्ष यान लॉन्च करते हैं, तो लॉन्च व्हीकल वहीं रह जाता है, उसका जो बचा हुआ पार्ट है। उसके बाद बहुत से ऐसे आपके सैटेलाइट हैं वो खराब हो जाते हैं, वो भी उन्हीं कक्षाओं में पड़े हैं। उनका जीवन काल खत्म हो जाता है तो भी वही पड़े हैं। आपस में टकरा जाते हैं, उसके बाद जो मलबा निकलता है वो भी वही कक्षाओं में है। तो लगातार क्या होता जा रहा है? हम लगातार अंतरिक्ष में कचरा क्रिएट करते जा रहे हैं अलग अलग कक्षाओं में, खास करके लोअर अर्थ ऑर्बिट में, जिन्हें आप क्या बोलते हो? पोलर ऑर्बिट्स भी कह देते हैं। वहां पर लगातार हम क्या कर रहे हैं? अंतरिक्ष यानों को छोड़ रहे हैं। अभी स्टारलिंक ने देखो कितने सारे स्थापित कर दिए। तो वहां पर बहुत सारा मलबा इकट्ठा हो रहा जा रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं? डेब्रिस। यहाँ पर उस डेब्रिस की बात की जा रही है, अंतरिक्ष कचरे की बात कर रहे हैं, स्पेस डेब्रिस की बात कर रहे हैं। और उसको लेकर जीरो डेब्रिस चार्टर है जो ईयू ने किया है। देखो देखो यहां पर लिखा है 12 nations have signed the zero debris charter at the EU Space Council recently. ठीक है, solidifying their commitment to the long term sustainability of human activity in Earth orbit. कि अर्थ ऑर्बिट में जो मानवीय गतिविधियां हैं वो कैसी हो? सस्टेनेबल हो। उसके लिए 12 देशों ने क्या किया? इसको साइन किया है। ये किसका इनिशिएटिव है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का इनिशिएटिव है। ठीक है, ये कब हुआ था? देखो ये समिट कहां पर हुआ था? ये सेविले में हुई थी नवंबर 2023 में। क्लियर है? अब देखो यहां पर आपको ध्यान में क्या रखना है, इसका टारगेट आपको ध्यान में रखना। इसका टारगेट है कि 2030 तक क्या कर दें? नेट न्यूट्रलिटी ले आए डेब्रिस को लेकर। अब न्यूट्रलिटी क्या आएगी डेब्रिस में? जितना आप कचरा वहां पर क्रिएट कर रहे हो उतना ही कचरा क्या हो जाए? आप वापिस उसको हटा दो वहां से। अर्थात आप कोई भी नया कचरा वहां पर क्रिएट नहीं करोगे, बैलेंस में रहे कि और नया कचरा वहां ना आए। इसे बोलते हैं डेब्रिस में न्यूट्रलिटी को प्राप्त करना। उसका टारगेट इन्होंने रखा है 2030 तक। देखो यहां पर लिखा है उनका गोल क्या है? क्रिएटिंग नो मोर डेब्रिस बाय 20।
कि कोई नया डेब्रिस वहां पर क्रिएट ना हो 2030 तक। तो न्यूट्रलिटी प्राप्त कर लेंगे 2030 तक। बस इतना ही ध्यान में रखना है। जीरो डेब्रिस चार्टर क्या है, किससे संबंधित है, स्पेस डेब्रिस से संबंधित है। 12 देशों ने इसको साइन किया है। ईयू की क्या है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी की ये पहल है। ठीक है, उन्होंने क्या हुआ था, एक समिट हुआ था ईएसए स्पेस समिट सेविले 2023 में, वहां पर ये इनिशिएटिव शुरू। क्लियर है। और यहां पर देखो क्या लिखा है, द चार्टर कम्स आफ्टर ईएसए मेंबर स्टेट्स इनकरेज द एजेंसी टू इंप्लीमेंट ए जीरो डेब्रिस अप्रोच। क्या किया है उन्होंने, क्या किया कि वो जितने भी यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मेंबर है वो क्या करेंगे, जीरो डेब्रिस अप्रोच को अपनाएंगे। ठीक है, फॉर इट्स मिशन एंड टू इनकरेज पार्टनर एंड अदर एक्टर टू परस्यू सिमिलर बात, कि वहां पर वो नया कोई भी कचरा क्रिएट ना करें, जीरो डेब्रिस अप्रोच को अपनाने की बात। क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा ये वाला बात है। यही सब है 2030 के टारगेट इसमें दिए। क्लियर है। अब आते हैं, देखो यहां पर एक और जो न्यूज में रहा था कि हमारे एक न्यू लॉन्च पोर्ट, एक नया लॉन्च पोर्ट क्या किया गया, शुरू किया गया है। उसका नाम देखो क्या, वो तमिलनाडु में शुरू किया गया। देखो ये पर क्या, देखो रिसेंटली द इंडियन प्राइम मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द सेकंड रॉकेट लॉन्च पोर्ट। भारत का दूसरा लॉन्च पोर्ट था ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एट कुलशेखरपट्टिनम इन तमिलनाडु। देखो ये है क्या, देखो स्पेस पोर्ट का अर्थ क्या है। स्पेस पोर्ट का अर्थ है जहां से हम अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करते हैं, जहां से हम लॉन्च करते हैं। जैसे आपने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, आपने को पता ही है सबको, श्रीहरिकोटा में, वहां से हम अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं। तो ये दूसरा है जो हमारा लॉन्च पोर्ट है, जहां से अब हम लॉन्च किया करेंगे अंतरिक्ष यान। और वो है कहां, तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम। अब देखो ये है कहां पर, देखो यहां पर ये रहा, ये दिख रहा है आपको, यहां पर श्रीहरिकोटा पहले था, जहां से हम अपने अंतरिक्ष यानों को भेजते हैं। और अब कहां पर आ गए हैं आप, यहां पर तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम में। तो और आप दक्षिण की ओर आ गए। लेकिन इससे क्या फायदा होगा और ये क्यों किया गया, देखो एक तो क्या है कि लगातार लोड बढ़ता जा रहा है, हमें जल्दी जल्दी क्या करना है, अंतरिक्ष यानों को भेजना है। तो डिमांड बढ़ती जा रही है, तो इस पर लोड बढ़ता जा रहा है, तो इस पर लोड को थोड़ा कम किया जाएगा। दूसरा, इसके बहुत सारे एडवांटेज है। देखो वर्तमान में अगर हम किसी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को लॉन्च करते हैं, तो वैसे दक्षिण से यूं जाएगा। पोलर जो पीएसएलवी से हम लॉन्च करते हैं वो कैसे जाते हैं, वो जितने भी पोलर ऑर्बिट में हमारे अंतरिक्ष यान है, यूं के स्पेस क्राफ्ट, वो कैसे घूमते हैं, यूं पोल टू पोल घूमते हैं लगभग। अर्थात मैं कहूं कि अगर हमने मान लो कि पोलर ऑर्बिट में किसी सैटेलाइट को डालना है, तो वो कैसे घूमेगा, नॉर्थ टू साउथ, यूं पोल टू पोल, इस तरह से लगभग पोल टू पोल ऐसे घूमता है वो। तो वो क्या करेगा, यूं दक्षिण से यूं लॉन्च करेंगे तो ये दक्षिण की ओर जाएगा, और फिर ऐसे वो घूमना शुरू कर देगा नॉर्थ टू साउथ। क्लियर हुई बात। लेकिन अगर हम यहां से शुरू लॉन्च करते हैं श्रीहरिकोटा से, तो हमें देखो इसका पाथ ट्रेजेक्टरी देखो, ये यूं घूमना पड़ता है। इसे बोलते हैं डॉगलेग मैनोवर। अर्थात देखो ये इस तरह से उसने क्या किया, अपना पाथ चेंज किया। इसे क्या बोलेंगे, डॉगलेग मैनोवर। मतलब उसने अपना पाथ चेंज किया, क्यों किया, देखो यार नीचे कौन है, श्रीलंका। तो अगर आप इसको लॉन्च करते हो और मान लो उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाए, तो वो श्रीलंका के ऊपर गिरे। तो डेब्रिस यहां ना गिरे, इसलिए बचाने के लिए श्रीलंका को हमें इधर से इसको क्या करना पड़ता है, इस तरह से टर्न लेना पड़ता है। अब जब इस तरह से टर्न लोगे, एक तो क्या होगा, फ्यूल ज्यादा खाएगा, दूरी ज्यादा तय करेगा। तो इस सब से बचने के लिए हमने क्या किया, ये कुलशेखरपट्टनम में यहां पर एक लगा दिए, यहां पर इस स्पेस पोर्ट को स्थापित किया। अब यहां से आप लॉन्च करोगे, एक तो सीधा यहां पर दक्षिण की ओर गया, तो यहां से लॉन्च करना भी आसान है। उसके बाद ये जो आपको डॉगलेग मैनोवर, ये भी नहीं करना पड़ेगा, आपका फ्यूल भी बचेगा, आपकी दूरी कम हुई, फ्यूल है, दोनों बचा, और ये जो रिस्क है वो भी नहीं रहेगा। तो ये इसलिए इसको यहां पर स्थापित किया। इसके साथ साथ देखो इसका एक और फायदा क्या होगा, यहां पर अगर दक्षिण में यहां पर है, तो आप जब जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जब डालते हो सैटेलाइट को, तो उसको तो हमें क्या करना होता है, उसको हमें साउथ डायरेक्शन में नहीं भेजना, उसे तो हमें इसी डायरेक्शन में भेजना है। अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है यूं, और जब यहां पर आप इक्वेटर के पास आ जाओगे, तो अर्थ की स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि इक्वेटर के पास स्पीड ज्यादा होती है, जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाओगे स्पीड कम हो जाती है। तो जब आप दक्षिण में आए, तो यहां पर अर्थ की स्पीड ज्यादा है, और जब आप सैटेलाइट को लॉन्च करोगे यहां पर, तो उसको पृथ्वी का मोमेंटम भी मिलेगा, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि आप यहाँ नॉर्थ की वजह से थोड़ा सा साउथ में इक्वेटर के पास हो।
तो ये जो लॉन्च का जो मोमेंटम मिलता है, जो हमारी गति होती है वो बढ़ जाती है। इससे भी क्या होगा, फ्यूल कम लगेगा जियो स्टेशनरी जो हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं उनके। क्लियर है? तो ये सारे इसके क्या है फायदे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है देखो। इन पोलर मिशंस ए पीएसएलवी फ्रॉम श्रीहरिकोटा मस्ट परफॉर्म ए डॉगलैग मैनोवर टू अवॉइड फ्लाइंग ओवर श्रीलंका। जो श्रीलंका के ऊपर उड़ने से बचना चाहता है, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रॉकेट डेब्रिस, इसके ऊपर रॉकेट का डेब्रिस ना गिरे। ठीक है, जब इसको यहां से किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा, तो दिस मैनोवर इज नॉट रिक्वायर्ड एज देयर इज नो लैंडमास अलोंग द फ्लाइट पाथ इन द साउथवर्ड डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में कोई भी लैंडमास नहीं है, तो आराम से उसको लॉन्च किया। क्लियर है? इसे आपको ध्यान में रखना है। कहां पर है? तमिलनाडु में है, दूसरा भारत का लॉन्च। देखो यहाँ पर वो बाकी सब वही लिखा है, जियोग्राफिकल एडवांटेज है। इसके बाद लिखा है ऑप्टिमाइज्ड ट्रेजेक्ट्री कर दी हमने कि डॉगलैग हमें मैनोवर नहीं करना पड़ेगा। इक्वेटोरियल लोकेशन किसके लिए काम आएगा? ज्यादातर जो हम जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च करते हैं उनके। क्लियर हुआ? तो ये तीनों चीजें आपको ध्यान में रखना। एक और लॉन्च पैड है हम अप्रूव किया है भारत सरकार ने, वो क्या है, थर्ड लॉन्च पैड है। वो कहां पर है? सतीश धवन स्पेस सेंटर ऑफ इसरो श्रीहरिकोटा में ही है वहां पर। तो अब 3 हो जाएंगे, एक 2 तो हो गए श्रीहरिकोटा में, और एक कहां हो जाएगा? विशाखापट्टनम। डन है? थोड़ा सा आपको ध्यान में। अब देखो ईस्टर्न कोस्ट लोकेशन, क्यों श्रीहरिकोटा इंपॉर्टेंट है? एक तो क्या है, ईस्टर्न कोस्ट पे लोकेशन है, तो अगर वहां से अगर जाएगा, अगर मान लो कुछ गड़बड़ भी होती है तो कहाँ गिरेगा? बंगाल की खाड़ी में। कोई लैंडमास नहीं है। ठीक है, इक्वेटर के थोड़ा पास है, दक्षिण भारत के आएगा तो भारत के दक्षिण में है, तो इसकी स्पीड भी बढ़ जाती है वहां से लॉन्च करते हैं तो। सेफ्टी कंसिडरेशन मैंने बता ही दिया कि मिनिमाइज रिस्क विद फ्यूअर मैरीटाइम और एयरलाइन है, वहां पर मैरीटाइम और एयरलाइन रूट कम है। अदर फैक्टर इंक्लूडेड अनहैबिटेड लैंड एंड सी प्रॉक्सी। ये सारी वजह से सतीश धवन को जो है आप श्रीहरिकोटा वहां पर स्थापित किया। क्लियर हुआ? तो ये भी आपको ध्यान में। ठीक है, अब आते हैं कौन सा, ये भी एक न्यूज में बना हुआ है, ब्लैक होल ट्रिपल सिस्टम। क्या है? ब्लैक होल ट्रिपल सिस्टम। देखो यहां पर लिखा है V404 साइगनी ब्लैक होल ट्रिपल सिस्टम। अब ये क्या है? देखो यहां पर क्या किया है कि एक ब्लैक होल मिला है, उस ब्लैक होल के चारों ओर 2 स्टार घूम रहे हैं, तो एक ट्रिपल सिस्टम मिला है। क्या मिला है? ब्लैक होल ट्रिपल सिस्टम का मतलब कि 3 चीजें एक साथ हैं। एक सेंटर में ब्लैक होल है, उसके चारों ओर एक स्टार है घूम रहा है, और उसके बाहर एक और स्टार है जो इस ब्लैक होल की परिक्रमा कर रहा है। तो एक तरह से कहूं कि सेंटर में ब्लैक होल और उसके बाहर की ओर 2 स्टार हैं जो इस ब्लैक होल की परिक्रमा कर रहे हैं, इसीलिए इसको बोला ब्लैक होल ट्रिपल सिस्टम। ठीक है, और इसका ये नाम है B404 साइगनी, लोकेटेड अबाउट 8000 लाइट ईयर अवे इन द साइग्नस कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, साइग्नस कॉन्स्टिलेशन में ये मिलता है, और ये क्या है? एक तरह का ब्लैक होल ट्रिपल सिस्टम। क्लियर है? लेकिन है कैसे, ये हुआ कैसे? देखो ये है क्या, देखो अगर मैं इसको यूं बताऊं कि मान लो कि सेंटर में ब्लैक होल है। क्या है? सेंटर में ब्लैक होल है, इसके चारों तरफ एक स्टार है, वो ऐसे हो रहा है और वो इसके अंदर मर्ज हो रहा है ऐसे। ये इस परिक्रमा करता है 6.4 डेज में, मतलब ये 6.4 दिन में ही इस पूरे ब्लैक होल का चक्कर लगा लेता है। और एक दूर है, डिस्टेंस स्टार है, यहां से काफी दूरी पर है, यहां पर है, और इसको लगते हैं 70,000 साल। ये 70,000 साल में इसकी ऐसे परिक्रमा करेगा, और ये कितने दिन में कर रहा है? 6.4 डेज में परिक्रमा कर रहा है, और ये धीरे धीरे इसी के अंदर कोलैप्स हो जाएगा। इसको बोला गया है क्या? ब्लैक होल ट्रिपल। क्लियर है? 2 स्टार है और एक ब्लैक होल है। लेकिन हमें क्या देखना है? हमें ब्लैक होल के बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए, ब्लैक होल क्या है। देखो ब्लैक होल की अगर मैं बात करूं तो वही बात जो हमने बात की थी सिंगुलैरिटी की, कि इसका जो द्रव्यमान होता है, मास होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। अगर इसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा है तो इसकी ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है। अब इसका मास ज्यादा है, ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, तो मास के कंपैरेटिवली इसका जो साइज होता है वो क्या होता है? जितना इसका मास है उसके कंपैरेटिवली इसका साइज क्या होगा? छोटा होगा। बहुत ज्यादा मास होगा, बहुत ही कम जगह पर इकट्ठा हो जाता है, उसको बोलते हैं ब्लैक। और यहां से लाइट भी बाहर नहीं आ सकती, लाइट भी क्या नहीं हो सकती है, यहां से एग्जिट नहीं, बाहर नहीं निकल सकती, इतनी इसकी ग्रेविटी होती है, लाइट को भी ये बाहर नहीं जाने देती। अगर मैं बात करूं यहां पर, ये मान लो आपका ब्लैक होल है, ये आपका ब्लैक होल है,
और इसके चारों तरफ एक बाउंड्री होती है, ये इसे कहते हैं इवेंट हॉरिजन, EH। इस इवेंट हॉरिजन से अगर आप आगे चले गए तो ये क्या कहता है, ये यहां से कुछ भी वापस नहीं आ सकता इवेंट हॉरिजन से आगे। यहां पर इसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा है, ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा है कि यहां से आगे से लाइट भी बाहर नहीं आ सकती। तो इतना ज्यादा इसका यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। इसका द्रव्यमान अनंत है, इसका जो डेंसिटी है वो अनंत है, इसका टेम्परेचर अनंत, बहुत ज्यादा डेंस है ये ब्लैक। और इसके चारों तरफ इतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है कि लाइट भी इस इवेंट हॉरिजन से आगे नहीं जा सकती। इसीलिए ब्लैक होल के बारे में कोई जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और यही ब्लैक होल है यहां पर सेंटर में, जो भी मैं आपको बता रहा था कि यहां सेंटर में ब्लैक होल है और इसके चारों तरफ क्या हो रहा है, ये स्टार घूम रहा है, धीरे धीरे ये इसके अंदर क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन देखो होता क्या है, अब इसमें क्या ऐसा था जो देखना था। देखो इसमें दिखाया गया कि ये फेल्ड सुपरनोवा का एग्जांपल है ब्लैक होल। देखो ब्लैक होल बनता कैसे है। देखो ब्लैक होल बनने का जो नॉर्मल तरीका, देखो उसमें बताया गया कि मान लो कि एक बहुत ही बड़ा जाइंट स्टार है, क्या है, बहुत ही बड़ा एक स्टार है। अब ये स्टार है, जब इसकी उम्र बढ़ती जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, ये आगे धीरे धीरे इसकी डेथ होने लगेगी। तो ये रेड सुपर जायंट में बदल जाता है, रेड। और फिर धीरे धीरे क्या करता है, ये कॉम्पैक्ट होता जाता है सेंटर में। और इसके अंदर धीरे धीरे क्या होगा कि विस्फोट हो जाएगा। मतलब वो इतना कॉम्पैक्ट होगा, इसकी ग्रेविटी इतनी बढ़ती जाती है, इतनी बढ़ती जाती है कि ये सारे मैटर को अपने अंदर कोलैप्स करता जाता है। और एक समय ऐसा होता है कि ये और ज्यादा संपीड़ित नहीं हो पाता, तो इसकी बाहर की लेयर उड़ जाती है और उस विस्फोट को हम कहते हैं सुपरनोवा। इसके बाद इसके अंदर होता है सुपर, और जो बचा हुआ पार्ट होता है वो होता है न्यूट्रॉन स्टार। क्या होता है, न्यूट्रॉन स्टार। लेकिन अगर बहुत बड़ा स्टार हो जाए, बहुत बड़ा, इससे बहुत ही ज्यादा बड़ा अगर स्टार है, तो ये धीरे धीरे किसमें बदल जाता है, ये ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर मैं ये बात कहूं कि अगर ब्लैक होल बन रहा है तो ब्लैक होल बनने के लिए क्या होना चाहिए, सुपरनोवा, मतलब विस्फोट होना बहुत जरूरी है। विस्फोट होगा तो ऊपरी लेयर उड़ जाएंगी और जो सेंटर का कोर पार्ट है, जहां का द्रव्यमान मास बहुत ज्यादा है, रेडियस बहुत कम है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, उसे हम क्या कहते हैं, ब्लैक होल। तो नॉर्मल प्रोसेस कौन सा है, सुपरनोवा। और अगर ऐसा कोई विस्फोट होगा तो आसपास का जो तारा होगा वो दूर हट जाएगा। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, देखो इस जगह पर क्या हो रहा है कि वो कह रहा है कि यहां पर इस तारे का डायरेक्ट कोलैप्स हुआ है। यहां पर ये जो ब्लैक होल बना है, जो मैं अभी आपको बता रहा था वाले में, यहां पर ये जो ब्लैक होल बना है, कह रहे कि ये ब्लैक होल सुपरनोवा से नहीं बना है, विस्फोट से नहीं बना है, ये डायरेक्ट कोलैप्स हो गया। मतलब ये रेड जाइंट था, इसका जो कोर था वो लगातार, मैं कह रहा था ग्रेविटी में क्या हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से वो लगातार मैटर उसके अंदर कोलैप्स हो रहा है, वो उसके अंदर गिरता जा रहा है। तो वो एकदम से क्या हुआ, ये सुपरनोवा विस्फोट नहीं हुआ उसके अंदर, वो उड़ा नहीं उसका बार बार, वो सारा का सारा अंदर उसका मैटर कोलैप्स होने की वजह से वो सीधा का सीधा ब्लैक होल में बदल गया। ये सुपरनोवा वाला फेज आया ही नहीं। तो इसे ही बोला गया, देखो यहां पर बोला है कि देखो, A black hole triple system consists of a central black hole and two star orbiting around it। दो स्टार हैं जो इसके चारों तरफ घूम रहे हैं, all bound by gravity। ग्रेविटी से बंधे, मैंने बताया ही था। It formed through a direct collapse। देखो यहां लिखा है कि ये किससे बना है, डायरेक्ट कोलैप्स, where a massive star collapses inward without exploding in a supernova। कि वो अंदर की ओर कोलैप्स हो जाता है बिना सुपरनोवा विस्फोट के। allowing nearby star to stay gravitationally bound। जो उसके आसपास के जो स्टार थे वो उसके साथ क्या रहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल से बंधे हुए। अदरवाइज क्या होता, अगर विस्फोट होता तो वो इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या हो जाते, अलग हो जाते, क्योंकि वो इसको किक देता बाहर की ओर। सही है। लेकिन इसमें सुपरनोवा हुआ ही नहीं, उसका मटेरियल उसके अंदर कोलैप्स होता गया तो उसका मास इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो गया। लेकिन उसके जो अब वो जब इसके अंदर सुपरनोवा नहीं हुआ तो इसके जो आसपास के जो क्या थे, जो स्टार थे, वो इसके साथ ही बंधे रह गए और जिससे क्या हो गया, ये एक ब्लैक होल ट्रिपल सिस्टम का निर्माण हो। किससे बना, ये डायरेक्ट कोलैप्स के। डायरेक्ट कोलैप्स का अर्थ क्या हुआ कि स्टार में सुपरनोवा विस्फोट नहीं हुआ, बिना सुपरनोवा विस्फोट हुए ही वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो। इसे बोलते हैं डायरेक्ट कोलैप्स। और इसे क्या बोलते हैं, इस फेल्ड सुपरनोवा।
देखो सुपरनोवा वहां पर क्या हो गया, फेल हो गया, विस्फोट हुआ ही नहीं। दिस फेल्ड सुपरनोवा प्रोसेस क्रिएट ए लेस वायलेंट फॉर्मेशन, ठीक है, अनलाइक टिपिकल सुपरनोवा दैट इजेक्ट सराउंडिंग। अगर सुपरनोवा हो तो वो सारे के सारे मैटर को क्या करता, बाहर इजेक्ट कर देता। क्लियर हुई ये बात। अब देखो यहाँ पर द अनयूजुअल सिस्टम चैलेंजेस ट्रेडिशनल ब्लैक होल फॉर्मेशन मॉडल्स, जो ट्रेडिशनल रूप से ब्लैक होल फॉर्मेशन के मॉडल्स को ये चैलेंज कर रहा है। रिवील्स कॉम्प्लेक्स ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन विद इन स्टीलर सिस्टम, ये कॉम्प्लेक्स ग्रेविटेशनल प्रक्रियाओं को बता रहा है। क्लियर हुआ। तो अब समझ में आया कि ये क्या सिस्टम है, ब्लैक होल ट्रिपल सिस्टम वाला। अब देखो अब इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, देखो एक तो लिखा है ग्रेविटेशनल डांस, मतलब the three bodies engage in a complex gravitational interaction providing insight into the law of physics and gravity। हमें पता लगेगा कि किस तरह से ग्रेविटी और फिजिक्स काम करती है, उसको समझने में हमें मदद मिलेगी। फिर कह रहा है एक्सट्रीम कंडीशन, the strong gravitational force can create phenomena like accretionary disk and powerful radiation jet, offering a natural lab to test Einstein's theory of general relativity। उसकी थ्योरी को चेक करने का हमें मौका मिलेगा। फिर है सुपर मैसिव ब्लैक होल, ट्रिपल सिस्टम में प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन फॉर्मिंग सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। ये आगे जाकर सुपर मैसिव ब्लैक होल में बदल सकता है इन गैलेक्टिक सेंटर्स, इन्फ्लुएंसिंग गैलेक्टिक इवोल्यूशन एंड मैटर डिस्ट्रीब्यूशन इन द यूनिवर्स। ये हो सकता है कि आगे जाके यही क्या बन जाए, सुपर मैसिव ब्लैक होल में कन्वर्ट। उन सबको समझने में भी हमें मदद मिलती है इस वाले। क्लियर है। देखो यहाँ पर ये दिख रहा, यहाँ पर ये रहा ब्लैक होल, ठीक है। ये क्या कर रहा है, इस स्टार को अपने अंदर, ये वाला स्टार इसके चारों तरफ ऐसे घूम रहा है। ये 6.4 डे में इसकी परिक्रमा करेगा और ये रहा जो 60,000 साल में परिक्रमा करेगा। क्लियर है। तो ये क्या बन गया, ब्लैक होल ट्रिपल सिस्टम बन गया। क्लियर है। एक दो और देखो ये ब्लैक होल दिख रहा है, इसके चारों तरफ जो ये जो चमकता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ये होता है एक्रीशनरी डिस्क। क्या बोलते हैं इसको, एक्रीशनरी डिस्क। अब देखो ये स्टार है, अब इसकी ग्रेविटी इतनी है कि इसका सारा का सारा मैटर क्या करेगा, ये अपने अंदर निकल लेगा और ये सारा मैटर इसके चारों तरफ ऐसे घूमने लगेगा, इसमें आपस में टकराने लगेगा और बहुत ही ज्यादा यहां से क्या होगी, लाइट निकलेगी, बहुत ज्यादा यहां से हाई एनर्जी पार्टिकल निकलेंगे और हो सकता है इससे ऊपर की ओर ऐसे जेट्स निकले हैं हाई एनर्जी पार्टिकल्स की, गामा रेज, एक्स रेज, इन सब की। तो यहां से क्या होगा, वो जेट्स भी निकलेंगे, इस तरह की एक्रीशनरी डिस्क का भी निर्माण होगा और इसे ही कहते हैं एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई। अभी कह रहा था ना, ब्लैक होल है और उसके चारों तरफ इस तरह से मैटर अगर घूम रहा है और इसके अंदर जा रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, सक्रिय केंद्र कहते हैं। हो सकता है कि ये ना भी हो ब्लैक होल यहां और इसके पास के तारे हैं वो बहुत दूर हों, तो वो एक्टिव नहीं होगा। डन है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है ये। अब देखो इंडिया देखो ज्वाइन करने वाला है एसकेओ। ये भी क्या है, देखो ये भी एक ऑब्जर्वेटरी है। देखो यहाँ पर लिखा है स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी है यहाँ पर। एसकेओ का मतलब क्या है, स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। और ये रेडियो टेलीस्कोप है, अर्थात रेडियो वेव्स को पढ़ेगा, उनको डिटेक्ट करेगा, ठीक है। और ये है क्या, वर्ल्ड लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट है। क्लियर हुआ। ये भी ध्यान में रखना क्या है, वर्ल्ड लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट। क्लियर है। अब देखो भारत ने क्या किया, इसको साइन किया, भारत भी इसका अब क्या बन जाएगा, पार्ट बन जाएगा। भारत ने इसके लिए 1250 करोड़ रुपए आवंटित किए। डन है। अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा छोटी सी इंफॉर्मेशन है, वो ले लो बस, बहुत है इसमें। देखो एसक्यू इज एन इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट एम टू बिल्ड एंड ऑपरेट कटिंग एज रेडियो टेलीस्कोप। एसक्यू क्या बनाता है, एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और जो क्या करता है, हाई जो टेक्नोलॉजी वाले रेडियो टेलीस्कोप है उनको बनाता है, ठीक है। इसका जो ग्लोबल हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, जोड्रेल बैंक ऑब्जर्वेटरी यूके में है, ठीक। इसके बाद देखो ये क्या करता है, इसके क्या है, जितने भी क्या इसमें हजारों एंटीना है, ये कोई एक ऑब्जर्वेटरी नहीं है, यानी कि ये कोई एक इसका एंटीना लगा हुआ इस तरह नहीं है, इसके अंदर हजारों एंटीना लगे हुए हैं। देखो यहाँ पर लिखा है द प्रोजेक्ट विल नॉट हैव ए सिंगल टेलीस्कोप, कोई एक सिंगल टेलीस्कोप नहीं है, बट एन एरे ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एंटीना, बहुत सारे हजारों एंटीना लगे हुए हैं, टू बी इंस्टॉल इन ए रिमोट रेडियो क्वाइट लोकेशंस, बहुत ही क्या है शांत जगहों पर लगे हैं, जैसे क्या साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में बहुत शांत लोकेशंस पर इनको लगाया गया है। दैट विल ऑपरेट एज वन लार्ज यूनिट मेंट टू ऑब्जर्व एंड स्टडी सेलेस्टियल फेनोमेना। और ये क्या करते हैं, ये हजारों जो छोटे छोटे एंटीना लगे हैं वो एक सिंगल के रूप में काम करते हैं, एक जगह पर नहीं है, अलग अलग जगहों पे है, लेकिन वो मिलकर एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, काम करते हैं और सिंगल यूनिट के रूप में काम करते हैं।
और लगाया कहाँ गया इनको? साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में। और जितनी भी जो सेलेस्टियल फेनोमेना, जितनी भी ब्रह्मांडीय घटनाएं जो हो रही हैं, उनको ये क्या करते हैं? उनका अध्ययन करते हैं। ये ग्रेविटेशनल वेव्स को भी अध्ययन करते हैं। मतलब जितने भी सेलेस्टियल फेनोमेना, परिघटनाएं हो रही हैं, ब्रह्मांडीय परिघटनाएं हो रही हैं, उन सबका अध्ययन करेंगे, उनमें ग्रेविटेशनल वेव भी शामिल है। ठीक है। अब देखो कौन कौन से इसके अंदर पार्ट ले रहे हैं? यूके, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, कनाडा, चाइना, फ्रांस, इंडिया, इटली एंड जर्मनी, ये सारे देश हैं जो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा एस के ऊपर न्यूज में। देखो अब ये कौन कौन सी घटनाओं को पढ़ेगा? देखो, फॉर्मेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार एंड गैलेक्सीज, तारों का अध्ययन और गैलेक्सीज का अध्ययन। फिर ब्लैक होल एंड अदर एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई, मैंने भी आपको बताया। ठीक है। इसके अलावा इंटरस्टेलर मीडियम के माध्यम क्या है? ठीक है। प्लैनेट्स एंड मून्स इन आवर सोलर सिस्टम, द सर्च ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ, इन सब के बारे में ये अध्ययन करेगा। कुल मिला के जितनी भी ब्रह्मांडीय परिघटनाएं हो रही हैं, उनके बारे में ये अध्ययन करता है। ये आपको ध्यान में रखना। अब देखो भारत का क्या रोल है। देखो भारत ने, देखो 1990 से ही इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। और इसके लिए जो इसका सॉफ्टवेयर का निर्माण है, जो इसको कंट्रोल करता है, जो इसका एक तरह से कह दे न्यूरल नेटवर्क है, दिमाग है, सॉफ्टवेयर है इसको कंट्रोल करने वाला, उसका निर्माण भारत ने किया। देखो यहाँ पर लिखा है, इंडियाज प्राइमरी कंट्रीब्यूशन टू एसकेओ लाइज इन द डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ टेलीस्कोप मैनेजर एलिमेंट, जो उसको मैनेज करता है उसको बनाने में, एसेंशियली द न्यूरल नेटवर्क। अब ये क्या है? और सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल द एंटायर टेलीस्कोप्स ऑपरेशन, इस टेलीस्कोप्स के जितने भी ऑपरेशन है उनको कंट्रोल करने वाले सॉफ्टवेयर का निर्माण भारत ने। ठीक है। तो देखो यहां पर लिखा है, तो द पुणे बेस्ड, किसके थ्रू भारत इसके साथ जुड़ा हुआ है? नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स। तो इसका सेंटर कहां पर है? देखो कहां पर है, ये पुणे में है, ये भी ध्यान में रखना, नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक है। एंड अदर इंस्टीट्यूट हैज प्लेड ए की रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द एम्बिशियस एसकेओ प्रोजेक्ट सिंस इट्स इंसेप्शन इन द 1990s। डन है, 1990 के दशक से ही इन संस्थाओं के माध्यम से भारत पार्टिसिपेट कर रहा है। भारत ने सीधा उसमें मेंबर नहीं है, लेकिन अब भारत उसका क्या कर रहा है? उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है सीधा। क्लियर है? ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा भी देखो कोई और भी टेलीस्कोप्स भी हैं। एक कौन सा है? जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, ये भी इंडिया में है, को भी ध्यान में रखना है। जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप इंडिया, देखो इसके अंदर क्या है, ये 2023 में बना था, कहां पर है? पुणे में है। और इसने क्या भूमिका निभाई? प्लेड ए क्रूशियल रोल इन द फर्स्ट एवर डिटेक्शन ऑफ नैनो हर्ट्ज ग्रेविटेशनल वेव। देखो पहली बार नैनो हर्ट्ज की जो ग्रेविटेशनल वेव्स थी, उनको डिटेक्ट करने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, शोइंग इट्स वाइटल रोल इन द कटिंग एज एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च। कुल मिला के बस इतना ही ध्यान में रखना कि ये भारत में है, पुणे में। एक है सरस इंडिया, ये भी सरस 3 भी भारत में है, इंडिया में है। फिर है एक आटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे, अल्मा, ध्यान में रखना अल्मा क्या है। अटकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे, अटाकामा डेजर्ट चिली में है। ये सारे के सारे क्या है? रेडियो टेलीस्कोप है। याद रखना कौन कौन से हैं। अभी एक तो हमने पढ़ा एसकेओ, दूसरा कौन सा हो गया? ये वाला जायंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप, तीसरा कौन सा हो गया? सरस 3, और फिर कौन सा हो गया? अटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर है, अल्मा। ये अटाकामा डेजर्ट में है, चिली में। फिर देखो 500 मीटर एपरेचर स्फेरिकल टेलीस्कोप, फास्ट जिसे बोलते हैं, ये भी कहाँ है? चाइना में। ये सारे के सारे कौन से हैं? रेडियो टेलीस्कोप हैं। इनका नाम आपको ध्यान में, तो ये आपका यहां से कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करेंगे आउटर स्पेस ट्रीटी की, ये नेक्स्ट क्लास में देखते हैं आउटर स्पेस ट्रीटी वगैरह क्या। क्लियर है?